हेलो फ्रेंड्स, अपने लेक्चर 5 में आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन के बारे में कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इन सभी फैक्टर्स को। तो सबसे पहला जो फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो कल अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होगी वो हमें इनिशियल स्टेज में सबसे ज़्यादा मिलेगी, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। तो जिसकी वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो भी हमें मैक्सिमम मिलेगा इनिशियल स्टेज में। और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती जाएगी तो वैसे वैसे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होगी। तो इट मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ज़्यादा होगा। तो जैसे कि अगर हम बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन, तो हमें पता है कि आयरन पे जो रस्टिंग होती है, जंग लगती है, वो रेनी सीजन में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है एज कंपैरिजन, जबकि ईयर में मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी कम होता है। कि जब ईयर में मॉइस्चर ज़्यादा होगा, नमी जितनी ज़्यादा होगी और वो रेनी सीजन में ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो रेनी सीजन है उसमें ईयर में मॉइस्चर यानी कि वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा और आयरन के साथ वाटर जब रिएक्ट करेगा तो वो आयरन को रस्ट करता है, आयरन ऑक्साइड में उसको कन्वर्ट करता जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वाटर की, जो रिएक्शन होगी आयरन के साथ उसको ऑक्सीडाइज करने में, तो वो हमें मैक्सिमम कब मिल रही है, जब ईयर में वाटर का कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है। तो यहाँ से हम ये चीज़ देख सकते हैं कि इसी तरह से रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ज़्यादा होगा। जैसे कि हमने रस्टिंग ऑफ आयरन के केस में कहा कि ईयर में जब मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो ऐसे केस में वो आयरन को उतना ज़्यादा रस्ट करेगा। यहाँ पे रेट ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो डिपेंड करेगा अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ मॉइस्चर इन द ईयर। तो इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। देन सेकेंड फैक्टर जो अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को विच इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रिएक्शन का रेट भी बढ़ता जाएगा। तो ये जो अफेक्ट है ये दोनों ही केसेस में एप्लीकेबल है, आइदर इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस एज वेल एज फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और ऐसा देखा गया है कि अगर हम किसी भी रिएक्शन का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे अगर हम उस रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्रीज इंक्रीज करते हैं तो 10 डिग्रीज टेम्परेचर के बढ़ने से रिएक्शन का रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो इस तरह से जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। देन थर्ड फैक्टर जो हम डिस्कस करेंगे विच इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का ही नेचर अफेक्ट करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। तो जैसा कि एक केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें रिएक्टेंट्स के बीच में जो ओल्ड बॉन्ड्स होती हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं और न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होने से प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से अब ये जो बॉन्ड्स होती हैं किसी भी सबस्टेंस में एटम्स के बीच में, तो ये बॉन्ड्स काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं। तो इनकी जो बॉन्ड्स की क्लीवेज है, बॉन्ड्स का ब्रेक होना या बॉन्ड्स का फॉर्म होना, तो ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सबस्टेंसेस पे। तो इस तरह से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों का ही नेचर अफेक्ट करेगा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड की जब ऑक्सीडेशन हो रही है
ये फॉर्म करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, और सेम इस तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड की जगह पे अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करें तो प्रोडक्ट मिलता जुलता ही बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फॉर्मेशन एक जैसी है, पर लेकिन दोनों का जो रेट है वो डिफरेंट है। कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ये रेट फास्ट आपको मिलेगा, और इस तरह से ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड इट इज ए स्लो प्रोसेस। तो इस तरह से जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं दोनों का नेचर ही अफेक्ट करेगा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। देन नेक्स्ट फैक्टर की अगर हम बात करें, फोर्थ फैक्टर इज प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट जो है ये एक ऐसा केमिकल सबस्टांस होता है जो कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को चेंज करता है। कैटलिस्ट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, पर लेकिन इसमें खुद किसी भी तरह की केमिकल चेंज नहीं आती है। तो कैटलिस्ट अगर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करता है तो हम उस कैटलिस्ट को बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, और अगर कैटलिस्ट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिक्रीज करता है तो हम उस कैटलिस्ट को बोलेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट ऐसे केमिकल सबस्टांसेस हैं जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को चेंज करते हैं, अल्टर करते हैं या चेंज करते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, पर लेकिन खुद इनमें केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी भी तरह की कोई केमिकल चेंज नहीं आती है। तो जिस तरह से अगर हम बात करें कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम अगर रूम टेम्परेचर पे ट्रीट करें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे आपस में रिएक्शन को शो नहीं करेंगे, बट अगर हम सेम रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम, तो ऐसे केस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होके हाइड्रोजन परऑक्साइड को फॉर्म करता है। तो इस तरह से कैटलिस्ट जो है ये भी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करता है। देन नेक्स्ट फैक्टर की बात करें हम, फिफ्थ फैक्टर विच इज सरफेस एरिया। तो जितना ज़्यादा रिएक्टेंट्स का सरफेस एरिया होगा रिएक्शन का रेट भी उतना हमें ज़्यादा मिलेगा। या हम कह सकते हैं कि अगर रिएक्टेंट्स जितने ज़्यादा फाइनली डिवाइडेड होंगे उतना ज़्यादा उनका सरफेस एरिया होगा, जिससे कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी हमें उतना ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि अगर हम लेते हैं लॉग ऑफ वुड की अगर हम बात करें और वुडन चिप्स लें या पुल्वराइज्ड वुड लें, तो ऐसे केस में हम देखेंगे कि दोनों का अगर हम कंबशन करते हैं तो वुडन चिप्स या पुल्वराइज्ड वुड, तो उसका जो रेट ऑफ कंबशन होगा वो आपको ज़्यादा मिलेगा एज कंपैरिजन टू द रेट ऑफ कंबशन ऑफ लॉग ऑफ वुड। तो ऐसे केस में अगर हम देखें कि वुडन चिप्स है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और उससे भी ज़्यादा सरफेस एरिया होगा पुल्वराइज्ड वुड का, कि अगर उसी वुड को अगर हम पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो ऐसे केस में उसका सरफेस एरिया और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा रिएक्टेंट्स का उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन हमें मिलेगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर हम एक लॉग ऑफ वुड लें तो उसको जलने में उसका जो रेट ऑफ कंबशन है वो काफ़ी कम होगा, वो स्लोली बर्न होगा। पर अगर हम वुडन चिप्स लेते हैं, उसी लॉग ऑफ वुड को वुडन चिप्स में कन्वर्ट कर लें सेम क्वांटिटी को, या उसको अगर हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो ऐसे केस में उसका रेट ऑफ कंबशन हमें ज़्यादा मिलेगा। सो लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। एंड देन नेक्स्ट फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, विच इज इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस। तो अगर हम बात करें रेडिएशंस की, तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि रेडिएशंस की प्रेजेंस में ही होती हैं, क्योंकि जैसा कि अगर हमें पता है 11th में भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो रेडिएशंस हैं ये प्रोवाइड करती हैं एनर्जी को। अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, E energy is equal to h into nu. h is the Planck's constant and nu is the frequency of the radiation. कि रेडिएशन की जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी रेडिएशंस में। तो इस तरह से जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशंस हम यूज़ करते हैं, रेडिएशंस के
उतनी ज़्यादा एनर्जी हमें देखने को मिलती है। तो यही रेडिएशंस जो हैं ये एनर्जी प्रोवाइड करती हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन के लिए। तो जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसेस को सस्पेंड करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, तो ऐसे केस में हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। बट अगर हम दोनों गैसेस को अगेन सस्पेंड करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आपस में रिएक्शन को शो करते हैं और दोनों आपस में रिएक्ट होने पे फॉर्म करते हैं HCl को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन क्लोरीन को इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट में लें, तो यहाँ पे हमें इनके बीच में कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है। जबकि अगर हम सेम रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन वी गेट HCl। सो दैट मीन्स कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी हैं जो कि सनलाइट की ही प्रेजेंस में कैरी आउट होती हैं, क्योंकि सनलाइट या रेडिएशंस जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं एनर्जी को टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। और ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो लाइट की ही प्रेजेंस में होती हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो ये थे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। तो होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। थैंक यू।